सरपरवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ अहम खबरों का। कोरोना की बढ़ती समस्या के बीच देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्य वैक्सीनेशन को रोकने पर मजबूर हुए हैं, तो वहीं राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तकरार भी जारी है। इस महासंकट के बीच सबसे अधिक परेशानी आम लोगों को हो रही है, जो घंटों तक पहले कोविन ऐप पर अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि नंबर आने पर भी टीका नहीं लगवा पा रहे। राजस्थान के जयपुर में भी आज पहली बार लोगों को टीका नहीं लगाया गया, क्योंकि राज्य सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। जयपुर में वैक्सीन खत्म हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज भीड़ उमड़ती हुई जरूर नजर आई। राजस्थान में कल के लिए 2 लाख वैक्सीन ही बची थी, लेकिन जयपुर में वो बंद हो गई है। राज्य के ज्यादातर सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का काम बंद हो चुका है। राज्य में 60 साल के 27 लाख लोगों के वैक्सीनेशन बाकी हैं, जिसमें 17 लाख के सेकेंड डोज बाकी हैं। वहीं 18 साल से ऊपर के 3 करोड़ 25 लाख लोगों में से केवल 5 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। वैक्सीन की किल्लत के बीच कंपनी से अभी तक आश्वासन नहीं मिल पाया है कि सप्लाई कब होगी। शुरू कर रही है। हमने हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर उनको भी ताकीद कर दिया है कि ऐसी कोई कमी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए और सभी दुकानों पर जहाँ पर ये उपलब्ध है लोगों को आसानी से मिले। तो हम ये पूरा ध्यान रखें कि इस बीमारी के लिए ऐसी कोई परेशानी होती है तो लोगों को हम दवाइयाँ उपलब्ध करा सकें। उधर कोरोना संकट के बीच लगातार राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इन समस्याओं से निपटने में राज्य सरकारें लगी हुई हैं। इस बीच कुछ राज्यों के चिकित्सा मंत्रियों ने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, वो आपको सुनाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। राज्यों पर उसका वित्तीय भार डाल दिया। 3000 करोड़ राजस्थान में लगेंगे। बेनिफिशियरी है 3 करोड़ 13 लाख लोग। 2 डोज प्लस 10% वेस्टेज माने 7 करोड़ डोज चाहिए। एक काम वैक्सीन हमने ऑर्डर दिया सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज। उन्होंने सप्लाई की 6,50,000। कैसे वैक्सीनेट करें? हमने फिर दोबारा उनको अप्रोच किया तो 8,44,000 का ऑर्डर अभी प्लेस किया हुआ है, आई नहीं रही उसकी कोई डिलीवरी। हमने कोवैक्सीन को भी अप्रोच किया, भारत बायोटेक को, वहां भी हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, वो भी डिलीवरी नहीं आ रही। तो इस एज ग्रुप के लोगों को भी, तो जब गांव में ही फैल चुका है, भारत सरकार को भी मालूम है, पूरे डाटा देश के उनके पास जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है 2 तरह से हम इस संक्रमण को काबू कर सकते हैं। एक, मैक्सिमम वैक्सीनेशन। सेकेंड, मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करना। इस वैश्विक संकट ने, इस अदृश्य दुश्मन ने हम लोगों को सामने से वार नहीं किया है, बल्कि ये अदृश्य दुश्मन हमारे बीच में कब आ जाता है और किसको जो है काल के गाल में समा देता है। और वैसे समय में काम करना जब ये समझ में नहीं आता हो कि सामने में दुश्मन कहाँ खड़ा है, और उस समय में यदि आप प्रभावशाली तरीके से दुश्मन के विरुद्ध संकनात कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली चीज़ है। और आज भी मेरे आँख में मृत्युंजय भाई का बहुत चीज़ें मेरे आँख में हैं, जो बहुत हंसते हंसते मुझे। सुनील सिंह का भी डेथ हुआ है, प्रेस क्लब के मेंबर। तो बहुत हंसते हंसते बहुत सारी बात को इतना जल्दी जल्दी बोलते थे ना, मतलब एकदम फटाफट। जब हम लोग एक बात बोल के खत्म हो गए तब तक 3 बात बोलते थे। तो इतना हंसमुख और इतना बढ़िया आदमी चला गया। फिर सुनील भाई के बारे में भी पंकज भाई ने बताया, और भी लोग प्रभावित हैं। मैं पुनः आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और जहां जैसी भी परिस्थिति में मेरी आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार की तरफ से हम आपके इस पुनीत काम में
इस जनहित और मानव हित के काम में सरकार पूरी दृढ़ता और वचनबद्धता के साथ खड़ी होगी। मैंने कल ये हेल्थ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें ये मामला उठाया है कि दिल्ली में 85,000 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के, उनको 700 मीट्रिक टन मिल रही है और हरियाणा में 1,08,000 एक्टिव पेशेंट्स हैं और हमें 258 मिल रही है। तो ये मामला उठाया है, उम्मीद है कि हमारा कोटा और बढ़ेगा। तो अभी कितनी ज़रूरत जो है वो हरियाणा को ऑक्सीजन की है, कितनी शॉर्टेज जो है वो हरियाणा में? जो फार्मूला है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें और जितने हमारे पास मरीज हैं तो हमें 400 मीट्रिक टन रोजाना चाहिए। तो सब दिल्ली पहले ऑक्सीजन का रोना रो रहा था, अब वैक्सीन का। हरियाणा ने वैक्सीन को लेकर क्या इंतजाम किया, आपने ट्वीट भी किया? देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा कवच है वो है सबकी वैक्सीनेशन, और सबकी वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं। टेस्टिंग में हमारी कोई कमी नहीं है, टेस्टिंग हमने बढ़ाया भी है। टेस्टिंग हमारी अच्छी खासी 2,25,000, 2,30,000 तक जाता है, 2,50,000 तक भी जाता है, तो टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है। हो क्या रहा है कि जितने लोग को हम टेस्ट करते हैं उनमें से भी काफ़ी संख्या में जो दिखने में आ रहा है आजकल कि वो एंटीजन टेस्टिंग करें या आरटीपीसीआर करते हैं, उसमें नेगेटिव ही ज़्यादा आ रहा है, और वही आदमी बाद में बुखार से पीड़ित होता है या 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसको अपने फेफड़े में कुछ संक्रमण होता है, उससे सांस लेने में दिक्कत है कि किसी प्रकार का हमारी बीमारी है, तब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते उसको देर हो जाती है। तो इस तरह का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 तारीख से हमने अपना अभियान भी शुरू किया था, और उस अभियान से प्रतिदिन हमारे आरआर टीम और निगरानी समिति के बहुत सारे टीम हमने गठित किए हैं, जो 97,000 गाँव पंचायतों में जाके हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जितने भी हैं वो उसी लेवल के हैं। तो इसलिए जितने लोग भी वहाँ पहुँचा रहे हैं, मेडिकल किट हमने बनवा दिया है, और जो भी व्यक्ति हल्का सा बुखार और सर्दी जुकाम से पीड़ित है उनको वहीं के वहीं हम दवाई दे रहे हैं। ये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार का संक्रमण का विस्तार हुआ है उसको लेकर किल कोरोना अभियान का विस्तृत कार्यक्रम किया है, और किल कोरोना अभियान के तहत जो सर्वे हो रहा है उसमें एक एक घर में, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में हमारी टीम जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और उसके साथ साथ उस गांव के वो विशिष्ट जन जो गांव में अपनी साख रखते हैं, वो गांव में हर प्रत्येक घर में जाकर इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या किसी घर में कोरोना लक्षण के कोई व्यक्ति हैं। यदि ये लक्षण देखने को मिलता है सर्दी, बुखार, खांसी का, तो तुरंत प्रभाव से उन्हें मेडिकल किट दी जाती है, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि वो जल्द से जल्द टेस्ट कराएं। उनका टेस्ट होता है, और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई वो पॉजिटिव होते हैं तो उसके बाद वहाँ के जो भी सबसे करीब में अस्पताल है वहाँ से उनको चिकित्सीय बैकअप दिया जाता है। यदि उधर बिहार में गंगा नदी में शव मिलने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। आज फिर कई शव पटना के गंगा घाटों पर पाए गए। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच गंगा नदी में बक्सर और गाजीपुर के पास मिले शवों को लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यह मामला काफी तूल पकड़ चुका है और इस पर पटना हाईकोर्ट के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक संज्ञान ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बलिया जिलों को बिहार के बक्सर जिले से गंगा नदी अलग करती है। इन 3 जिलों के बीच गंगा नदी में अब तक 100 से अधिक शव बक्सर का प्रशासन गंगा से निकाल चुका है। बक्सर के जिला प्रशासन और बिहार सरकार का दावा है कि ये सभी उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार की तरफ आए हैं। गंगा नदी में हम लोग देख रहे हैं कि 100 बह के आ रहे हैं काफ़ी दूर से,
और गुलबी घाट में भी हम लोगों को सूचना मिली है, तो हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें, और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं अपने गुलबी घाट, बांस घाट और खाजे कला घाट पर। वहाँ इलेक्ट्रिक से भी है और लकड़ी से भी है और दोनों निःशुल्क है, फ्री में हो रहा है। तो कहीं इधर उधर शव को नहीं फेंकें और हम लोगों को सूचना मात्र दे दें, अगर नहीं भी लाना चाह रहे हो तो हमारा सेल बना हुआ उसको ला करके विधि पूर्वक हम लोग उनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे। और जो इस प्रकार के शव मिल रहे हैं उसका भी हम लोग कर रहे हैं। सर, बॉडी कब्जे से क्या प्रतीत हुआ कि पुरुष का था कि महिला की बच्चे का वो सब था? नहीं, हम लोग अपनी टीम भेजे हुए हैं और वो निरीक्षण करके उनको लेंगे। उसमें बच्चे का एक शव बताया गया है अभी तक, तो हम लोग उसको देखेंगे और वो पुराना शव लग रहा है। उसको देखने से लोग जो बताया है कि वो पुराना शव। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 16 सरकारी डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गलत ढंग से बात करते हैं। प्रशासन के तानाशाही रवैये और विभागीय उच्च अधिकारियों के असहयोग के कारण उन्नाव के 16 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों ने अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दिया है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष के नाम मिलने पर उन्होंने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर तन्मय कक्कड़ को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के बीच वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों ने दंडात्मक आदेश जारी करते हुए तानाशाही रवैया अपनाया है। यही नहीं, विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा असहयोग की भूमिका बनाई गई है। सीएमओ साहब ने वार्ता की है और अन्य हमारे जो एसीएमओज हैं उन्होंने भी वार्ता की है और शीघ्र ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। वो सब हमारी टीम के लोग हैं और कहीं बाहर के नहीं है। हम लोग वार्ता करके उनके अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको हम लोग दूर भी करेंगे। और इस बीच एक अहम जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर देते हैं। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की कई सारी हालांकि वजह है। इस बीच WHO ने भी अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उस प्रतिक्रिया के अनुसार उन्होंने ये बात मानी है कि देश में कोरोना संक्रमण फैलने के पीछे धार्मिक आयोजन और राजनीतिक चहल पहल रही। इसी के बाद से अब बहस छिड़ गई है। WHO के इस बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज खबरनामा में भी हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। इसके लिए दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुजाता पॉल जी जो कि कांग्रेस से हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। सुजाता जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। WHO की तरफ से बुधवार को जो अपडेट जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना एक बड़ी वजह है हमारे देश में कोरोना संक्रमण फैलने के पीछे। आपका रिएक्शन? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड में इतना बड़ा कुंभ ऑर्गेनाइज करा गया है, वो खतरे की घंटी बज रही थी और उस खतरे को हमने पूरी देश में फैला दिया। आज जिस प्रकार से रैलीज, इलेक्शन रैलीज हो या कुंभ हो, उनको रोका नहीं गया और वहां से जाने वाले लोगों की ना टेस्टिंग करी गई। हमने गांव-गांव में कोरोना को भेज दिया है, पहाड़ तक में कोरोना को चढ़ा दिया है और इसकी जिम्मेदारी इसी सरकार की है। क्योंकि जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा होता है तो केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेदार होती है हर निर्णय को लेकर। उस वक्त संघीय ढांचे में जो राज्य होते हैं उनका स्थान कम होता है और केंद्र सरकार का ज्यादा। लेकिन केंद्र सरकार किसी भी काम को करने में नाकाम रही है। आप देख रहे हैं कि ताली बजाने, थाली बजाने, शंख बजाने और मोमबत्ती, दिया, टॉर्च और मोबाइल की लाइट जलाने वाले और कहने के लिए कि इसे जलाओगे तो कोरोना 18 दिन नहीं 21 दिन में तो भाग ही जाएगा, वो प्रधानमंत्री आज नजर नहीं आ रहे हैं। वो केवल अपने मन की बात सुनाते रहे और अहंकार में डूबे हुए प्रधानमंत्री ने आज देश को जिस स्थिति में पहुंचाया है उसके लिए WHO और क्या कहेगा। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, WHO तो बहुत बढ़िया बातें कर रहा है, कह रहा है कि घर घर तक आप टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अरे भाई कुछ तो समझो, लोग मर रहे हैं।
आप अगर टेस्टिंग करने जा भी रहे हैं तो कुछ शर्म कर लो, क्योंकि टेस्टिंग में तो अब ये कहा जा रहा है, और आज जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग हुई है उन्होंने कहा है कि जो RT-PCR टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसमें लोग नेगेटिव आ रहे हैं, मगर वही लोग बाद में पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उन्हें बुखार आ जा रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार को पता ही नहीं कि करना क्या है। जब पता ही नहीं है तो मेरा सजेशन है कि हेल्थ मिनिस्टर, जिनको चिट्ठी लिखने में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, खामखा के काम करना अच्छा लगता है, एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाना अच्छा लगता है, वो हट जाएं अपनी कुर्सी से। उनकी जगह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्हें बैठा दिया जाए, ताकि लोगों का भरोसा फिर से हो कि नहीं, शायद हम बचेंगे। इस वक्त हर व्यक्ति जानता है कि कल किसने देखना है, नहीं पता कि कल कौन रहेगा कौन जाएगा। आपने आगरा वाली खबर भी देखी होगी कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो दिसंबर के महीने में अयोध्या गया, जो RSS का कर्मठ कार्यकर्ता बताया जाता है, वो मर गया कोरोना से। उसकी बलि किसके लिए चढ़ी? प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, प्रधानमंत्री जी उसको फॉलो करते थे, अभी भी उनके ट्विटर में वो फॉलो दिख रहे हैं, लेकिन मदद करने के वक्त कोई नहीं आया। तो ये कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, इनका कहने का मतलब है बी पॉजिटिव, टर्न पॉजिटिव एंड गो टू हेल्थ। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। प्रदीप भटनागर जी बताइए सर, WHO की भी टिप्पणी आई है और तमाम बातें आपने सुजाता जी की भी सुन ली होंगी, बताइए। अच्छी स्पीच दी सुजाता। मैं उम्मीद भी करता हूँ इन लोगों से, कांग्रेस वाले लोगों से, कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं और जो संदेश देना चाहते हैं टीवी के माध्यम से, और बहुत अच्छा संदेश देते हैं जनता को। जिस विषय पे जो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मौन क्यों बैठे, अगर प्रधानमंत्री मौन बैठे होते तो आप नहीं बोलते होते। ये बता रहा हूँ इस चीज के बारे में। आप जो बोल रहे हो ना, वो इसीलिए बोलो कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जो ये WHO की बात कर रहे हैं, WHO ने बिल्कुल ठीक है आज भारत के लिए बोला है। सुजाता जी एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्रदीप जी की, बताइए भट्टाचार्य। देखिए, मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत लंबा स्पीच दिया है पॉल जी ने। देखिए, WHO बोल तो रहा है इंडिया के विषय में, इन कांग्रेसियों ने बैठ के लाशें जरूर दिखाई, आग जरूर दिखाई, चिताएं दिखाई, मगर WHO ने आज तक चाइना के बारे में क्यों नहीं बोला? चाइना को क्यों छुपा दिया बातों से? आज चाइना कहाँ है? अच्छी स्माइलिंग है, क्योंकि आप तो वैसे भी उनके एजेंट बने हुए हैं चाइना के, तो आपको तो खुशी होगी या चाइना का नाम आएगा कुछ अंदर से सीरियस हो गए होगे, क्योंकि राहुल जी चाइना की बात तो करेंगे नहीं। मैं करूंगा, जरूर करूंगा, और अपने मन की पूरी बातें बोलूंगा। जिस बीमारी का कोरोना को लाने वाला चाइना है, आज उसके विषय में WHO बात नहीं करता है। आज लाखों लोग मर गए, वुहान शहर जैसा खत्म हो गया चाइना में, मगर आज मीडिया में WHO के सामने चाइना बिल्कुल दूध का धुलावा है। क्या विदेशों के अंदर, यूरोप कंट्री में लाखों लोग मर गए, धरती नसीब नहीं हुई। आज हमारे इंडिया के ही, हमारे भारत के ही जो राजनीति करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, उन लोगों को जलती हुई चिताएं दिखती हैं, सब चीज दिखती है, मगर ये नहीं दिखता कि देश का नाम कितना रोशन कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हैं अभी भी, और लोगों की जितने भी मरण समस्या, जो कैलकुलेशन है, वो भी काफी हद तक बहुत कंट्रोल है। मगर विदेशों का जो हाल है, जो आज मीडिया ने 3-4 दिन से चाइना का विषय को दिखाना शुरू करा है, WHO बैठा चुपचाप खामोशी से क्यों नहीं बोलता वुहान के बारे में, क्यों नहीं यूरोप के बारे में बताता है? रही हूं सर आपके पास। इस समय हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की, जो कि इस समय आगरा के दौरे पर है। योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज वो अलग अलग जिलों में जाकर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब वे ताज नगरी आगरा पहुंचे हैं, जहां जाकर वे तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। कोरोना के मद्देनजर उन्हें समीक्षा यहां पर करनी है। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। बताइए प्रदीप भटनागर जी, अब आप अपनी बात पूरी कर दीजिए ताकि मैं सुजाता जी के पास जा सकूं। बताइए। बिल्कुल आपदा बिल्कुल आई, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सहमत है। देखिए, कहीं कुछ सरकारें जो विपक्षी पार्टियों की बैठी हैं, कहीं वो केंद्र के साथ कंप्रोमाइज करके या बातें छुपा के चलना चाहती हैं, खुल के नहीं चलना चाहती। इस विषय में उन्होंने बड़ा आसानी से बड़ा लंबा स्पीच दिया। बैठी है हमारी बहन जी पॉल साहब, अच्छी बात है, मगर देखिए, इस रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा के दिखा दिया और करके भी दिखा कि आज परिस्थितियां क्या हैं और कैसे चेंज होती जा रही है। ये वही दिल्ली की कांग्रेस, दिल्ली की आम आदमी पार्टी बैठी है, जो कि 4 दिन से तो केंद्र क्या नाम हाई माननीय न्यायालय की
डांट खा रही थी और उससे पहले एलिगेशन केंद्र सरकार पे उठा दी थी, और आज खुद कह रहे कि आज हमें इतनी हमारे पे ऑक्सीजन है कि आज हमें जरूरत नहीं है, हमें तो 500 टन से हमारी पूर्ति हो रही है। देखिए कोई अपने विषय में नहीं बताता। अंतर है सर, अंतर। उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है, इस वजह से पहले जहाँ हमें 700 mg ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी वो अब 580 हो गई है। तो दोनों में अंतर है, वो ये नहीं कह रहे कि हमें पूर्ति हो रही है। वो भी है। दूसरी चीज ये देखिए, अभी तक लोगों की जो कोरोना से मृत्यु हो रही है उसकी दर भी कम नहीं हुई है, वो भी दर उतनी चल रही है जो पहले चल रही थी। आज उस चीज को रोकथाम के लिए भी आज भी जो दिल्ली सरकार है या विभिन्न राज्यों की सरकार है उस काम पे एक्टिव नहीं हो रही है। देखिए राजस्थान में हाल देखा लोगों ने कि ड्रिप लगवा रखी थी पेड़ के नीचे, नसीब नहीं है वहां पे। वहां गांव गांव में इतना बुरा हाल है पूछिए मत। आज ये बैठ के जो कुंभ की बात कर रहे थे, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया गया था, कुंभ का मेला लगा था मगर निमंत्रण देके लोगों को नहीं बुलाया गया था, लोग अपनी सुरक्षा से पहुंचे। प्रधानमंत्री ने झूठ मत बोलना। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जो है कुंभ के विषय पे टिप्पणी न करें। आप निवेदन कर रहा हूँ, धार्मिक अगर कार्यक्रम पता आपको नहीं बुलाया गया, जनता को निवेदन करा गया था कि आप आइएगा, जनता खुद पहुंची है। प्रधानमंत्री वो साधुओं का उनका था कुंभ का, आप लोगों का नहीं था। ये कुंभ को बोलते, ये तो वैसे ही हिंदू धर्म पे हमेशा इनका एलिगेशन रहा है और ये दिखाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पे मत लेकर जाइए इस मसले को। इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है नहीं। किसी भी टीका टिप्पणी से पहले सोचना चाहिए क्या करें। वो धार्मिक कार्यक्रम था जो 12 वर्ष के बाद हुआ है कुंभ का। कुंभ तो टालना चाहते थे संत लोग, सुनिए पॉल साहब सुनिए, संत लोग टालना चाहते थे मगर 12 वर्ष बाद परिस्थिति ऐसी थी कि टाला नहीं गया, इसलिए संतों ने हाँ करी। कुंभ करेंगे साधारण तरीके से करेंगे, बिना जनता के करेगा, जनता बिना बुलाए पहुंच जाए तो उसमें आप ही गलती नहीं है, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। आप जो बड़े टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप कहीं रोकथाम नहीं कर पाए। आप लोग, आप महाराष्ट्र के अंदर रोक लेते तो भारतवर्ष के अंदर आज ये स्थिति न आती। आप विफल रहे बिल्कुल, और आप बोलते हैं हमेशा केंद्र सरकार के लिए, करके कुछ दिखाना नहीं है। आपने अभी तक भारतवर्ष के अंदर फैलाने के बाद दूसरा काम किया ही नहीं। राहुल जी चाइना के विषय में नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान के विषय में नहीं बोलेंगे, और उनका क्या कहते हैं विदेशों के अंदर के बांट दी, बेच दी, और भारत में कमोरी। अरे WHO के कानून के तहत जो हमारे संगठन होती है उसमें दिया जाता है, कोई कमी नहीं है वैक्सीन की। जितनी पूर्ति सरकारों को चाहिए वो दे रही है केंद्र सरकार, मगर आप लोगों को राजनीति करने की लाशों पे, आप लोगों को टीका टिप्पणी करके बैठ के केंद्र सरकार पे, क्योंकि आपके विफल आपके अध्यक्ष कांग्रेस के आपके। चलिए एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है ठीक है, खत्म हो चुकी कांग्रेस, मगर अपनी सरजमी इकट्ठी करने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। चलिए सर, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है और सब कुछ महसूस कर रही है, तो किसी के कुछ कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर वाकई में आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है तो उसकी सराहना जरूर होगी, तो इसकी आप चिंता मत कीजिए। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, बताइए सुजाता पाल जी, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री ने सभी को इन्विटेशन दिया था कि आइए कुंभ में नहाने आइए और कोरोना संक्रमित हो जाइए? बिल्कुल दिया था। उन्होंने जनवरी के एंड में कहा था कि हम इस जंग को जीत गए। जो लोग कह रहे थे कि हमारी बहुत बुरी स्थिति होगी, सुनामी आने वाली है कोरोना की, वो सब गलत प्रूव हुआ और हम बहुत अच्छी स्थिति में, हम दुनिया के सब देशों से आगे हैं, हमारे यहाँ मौतें कम हुई हैं। और ये कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढो, और आज देखिए कि किस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है। इन्हीं के कहने पर तो लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हुए, इन्हें शर्म नहीं आई, क्योंकि कैसे, इसके अलावा इनकी राजनीति है ही नहीं, इनका वर्चस्व है क्या? ये तो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि इनको जाने की आवश्यकता है, इनके अपने लोग। आपने सदैव मुस्लिमीकरण करा है, धर्म नहीं देखती, ये समुदाय टारगेट हमेशा हिंदुओं को रखा है, तो आप कभी बोलेंगे नहीं। आप हमेशा हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में बोलते हैं, हमेशा टिप्पणी करनी होती है। गौमूत्र पियो, कोरोनिल खा लो और सब लगा हो जाएगा, अब जीत जाएंगे। मगर इन्होंने जो अभी बात करी, इनसे जानना चाहती हूँ कि WHO के बारे में तमाम बातें करते हैं आप, तो बताइए कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, उन्होंने WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैनशिप क्यों ली, और जब ली तो वहां जाके क्यों नहीं कहा भाई कि हाय
ये चीन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चीन के बारे में आप ही बोल दीजिए कुछ, चाइना के बारे में भाषा। इसके अलावा चलिए ठीक है सुजाता जी, लौट रही हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में पिछले महीने हुए चुनाव और कुंभ भी है। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से भी साबित हो गई है। कोरोना को लेकर WHO की तरफ से बुधवार को जारी अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह है। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि WHO ने किसी इवेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना संक्रमण बढ़ने की वजहों में शामिल है। चर्चा हमारी लगातार जारी है। दोनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, WHO की इस टिप्पणी पर आपने कह दिया कि वो चाइना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वुहान से ये वायरस आया। अब कल ही WHO ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की थी। उसको लेकर तो आपने नहीं कहा कि नहीं आप यूपी सरकार की तारीफ मत कीजिए, आप पहले चाइना पर टिप्पणी कीजिए। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए आप बिल्कुल जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ हो रही है, ठीक है। मगर मैं इस समय बैठा किसी की तारीफ के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं जो विषय के लिए आपने मुझे यहाँ बैठाया गया है WHO को लेकर, मैं उस विषय पे जरूर बोलूंगा और खुल के बोलूंगा जो WHO ने करा है और किया है। क्या यूरोप के अंदर क्या मृत्यु दर बढ़ी नहीं है? पिछले लाखों लाख लोग मर गए, क्यों नहीं दिखाया गया? वुहान शहर खत्म हो गया पूरा का पूरा, क्यों नहीं दिखाया गया? आज इंडिया को फोकस क्यों कर रखा है WHO ने? आज कहाँ चला गया चाइना, जिसने ये आज चाइना ही कर रही पूरा विश्व, जो विश्व भर रहा है, उस विषय को लेके आज WHO क्यों खामोश बैठा है? आज उसकी दवाई को कहा जा रहा है चाइना की ये सपोर्टेड दवाई है, आप इसे यूज करिए। बैठ के WHO वाले खुद बैठे जितने पदाधिकारी हैं ऐड कर रहे हैं। क्या मैं इस विषय में ना बोलूं? क्या चुपचाप बैठा रहूं? आज मीडिया ने 2-3 दिन से शुरुआत करी है बोलने के चाइना विषय को लेके। क्या मैं भी उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके साथ के लिए नहीं बोलूं जो गलत है? क्या मैं इनकी तरह केवल अपने हिंदू धर्म की और जो कार्यक्रम उनके विषय में बोलूं, अपने प्रधानमंत्री की बुराई करूं? है इनके जो सांसद बैठे हैं उनका संयुक्त राष्ट्र में लेटर भिजवाऊं, शिकायतें भिजवाऊं? मैं इसलिए नहीं बैठा हूं मैं तारीफ करने के लिए। जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है। मेरे देश में आपदा आई हुई है, ये थोड़ा ना मैं अपने देश की बुराई जाके विश्व में करूंगा, बाहर जाके करूंगा। मेरा देश अभी भी निराला है और अभी पूरे दुनिया की मदद करी पिछले कोरोना काल के अंदर। और वही कोरोना काल में जो आपने भारतवर्ष ने पूरे विश्व की जो मदद करी, आज पूरा विश्व आपके लिए खड़ा हो गया एक साथ आपकी मदद के लिए, बिना बोले आपके एयरपोर्टों में आज मेडिकल सामान अरे इनके झूठ तो मैं क्या बताऊं। पहले जितने प्रवक्ता आते थे कहते थे 6 करोड़ दवाइयां धरातल पे उनके लिए आपने अब कह रहे हैं 1 करोड़ दिया। पाकिस्तान तक ने कहा हम मदद के लिए आपके आगे हैं और जो मदद के लिए हम तत्पर हैं। पाकिस्तान कहना चाहे आपके झूठ और भ्रम देश जानता है। एक अच्छा बात होना बड़े अच्छी बात है। देखिए एक बहुत आज के जो मेंबर हैं
आज जो जिन्होंने मोदी के साथ और मोदी ने इन सालों में कमाया, आज वो चीज सामने आई। वहाँ पर टीवी चैनल पर बोल दे रहे हैं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो भारत का इंजेक्शन जो बना है, जो कोविड की और जो कोविशील्ड लगी, जो पूरे भारत में लोगों ने लगवाई है और अच्छा भी बोला है, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे। आप करनी है तो भारत के प्रधानमंत्री की बुराई करनी है, आपको भारत की बुराई करनी है, आप चाइना के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि आप कमीशन खाए बैठे, उसमें हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं। देखिए आपका काम ही केवल दूसरे का मॉरल डाउन करना है, साथ सहयोग और साथ देने का ही नहीं। आपको राजस्थान में दिखता 24 घंटे के अंदर 270 लोग मर गए, आपको दिखता नहीं पंजाब में क्या हाल है इस समय। आप पंजाब के बारे में नहीं बोलते, राजस्थान में लोग ड्रिप लगवा रखे, पेड़ों के नीचे जगह नहीं है। आपके पता है आपको पीएम केयर फंड से पिछली 2020 में कोरोना काल के अंदर वेंटिलेटर भेजे गए, आईसीयू के बेड भेजे गए, आज अभी तक ये लगे, हजारों बेड भेजे गए, वेंटिलेटर भेजे गए, धूल खा गए राजस्थान के अंदर, आप वो नहीं बताएंगे। पंजाब के अंदर धूल खा रहे आप वो नहीं बताएंगे। आपके राहुल जी केरला जाएंगे, पांडिचेरी जाएंगे, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। जब पश्चिम बंगाल की बारी आएगी तो अपने नंबर बनाने के लिए बोल देंगे। छुपाने के लिए आप लोग हद तक गिर जाते हैं, आप ये चीज बिल्कुल नहीं देते। इतना बोलने से कुछ नहीं होगा, देखिए इतना बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बहुत एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तुम नहीं क्षमता रखिए, आप टिक्का टिप्पणी करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो नहीं है किसके लिए। आपने पूरे विश्व के अंदर भारत की इज्जत को कितना धूमिल करा है, ये पूरे भारत के नागरिकों ने देखा है। और आज नेगलेक्ट करके आपको कोने बैठा दिया है। एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। फिर नेगलेक्ट कर देगी जनता, जनता दिख रहा है कि कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपसे भी निवेदन करूंगा, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं उनसे कहिए जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से पहुंचे उनको लगवाएं। जिसने भी चलिए एक बार सुजाता जी की सुन लेते हैं। प्रदीप जी आप ही शांत हो जाइए, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं तुरंत आपके पास लौट जाऊंगी। बताइए सुजाता जी। ये झूठ और झूठ बोल रहे हैं, जो अभी ये कोई बात कहते हैं, पहले कोई और बात कहते हैं। आपको पता है कि पहले कह रहे थे कि हमने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करी, अब इनके प्रवक्ता टीवी पर आके कहने लगे 1 करोड़ वैक्सीन करी। अब ये कितना झूठ बोलेंगे समझा दे। WHO के अलावा कौन सा ऐसा संस्थान है जिसके तहत पूरी दुनिया लड़ रही है इस महामारी से, या ये यहां बैठकर बताएंगे कि सरकार जो है वो WHO के साथ नहीं है। देखिए कितना बड़ा झूठ है, सरकार WHO के साथ है। ये कहते हैं कि WHO पर सवाल है। इनका कोई भी नेता और मैंने नहीं सुना जो इसको आधिकारिक तौर पर सरकार का पक्ष बता दे, लेकिन ये बैठ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, कहीं पे भी कुछ भी खड़े होके झूठ बोल देते हैं। जो आंकड़े हैं वो साफ है, जिस तरह से लोगों के शव इस वक्त नदियों में तैर रहे हैं ना, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे और भी कोई जगह हो, वो उसका कारण कौन है? उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो स्थिति को संभाल नहीं पाई है। जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं हुई, आप देखिए कि लाशें जो तैर रही है, क्यों तैर रही है, पता है आपको? ये कह रहे हम कंट्रोल करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के बारे में, देहात के बारे में, तो गंगा जी में इतनी लाशें क्यों इस समय मिली है, आप बता सकते हैं? क्योंकि आप एसी में रह के सब कुछ देखा है, टीवी में बैठ के आपने उत्तर प्रदेश देखा है, आपने केवल उत्तर प्रदेश देखा है, आपने टीवी पे देखा है, आपने कभी उत्तर प्रदेश घूमा और देखा नहीं है। कहाँ बिहार का जाते तो पता लग जाता आपको। पैसे ज्यादा होंगे, प्रदेश की इतनी लाशें गंगा जी में, जमुना जी में मिल रही, क्यों मिल रही है? वो करता हुआ रह जाएगा। तो कितने भारत हैं इस भारत में? इस भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डिविजिव पॉलिसी के साथ। आप डिविजिव पॉलिसी अपनी चुनाव तक रखिए, मगर इस वक्त हम पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यह सरकार अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है। उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने आपको कहा था कि कुंभ नहीं कराना है, आपने कराया। आपने पूर्णागिरी का मेला भी कराया जिसमें 20,000 लोग आए, हमने मना किया था। ये माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियां है। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली की हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा आप शुतुरमुर्ग बनकर रेत के अंदर सिर डाल के छुप सकते हैं, हम नहीं चुप बैठ सकते। ये क्या बता रहा है कि अव्यवस्थाओं का जो दौर है उसके शीर्ष स्थान पर बैठे हैं प्रधानमंत्री।
चीजें ठीक से नहीं संभल रही हैं। इसलिए इतना बड़ा दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल, नेता केवल एक और कोई नहीं है जिसको प्रधानमंत्री बना सको। कह तो रही हो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर गुलेरिया को बना दीजिए, और एक कोई व्यक्ति अपनी पार्टी में से निकाल के तो दिखा दीजिए जिसको आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। नाम बता दीजिए, बनाइए मत, चलिए नाम बता दीजिए कौन है जो इनके बाद प्रधानमंत्री बन सकता है। बताइए प्रदीप भटनागर जी। जी, मुझे तो केवल इतना पता है कि हमारे यहाँ गांधी परिवार नहीं चलता है। हमारे यहाँ तो वही जो अवगुण जिसमें होते हैं वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और वही प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ की कोई गांधीगिरी यहाँ चलती नहीं है, एक परिवार का यहाँ चलता नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं पहले चीज की बात। भाई अभी तो आप सरकार में है, इधर उधर नहीं जाइए, अभी देश की समस्या का हल चाहिए। इसलिए देश की समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारे को मौन प्रधानमंत्री नहीं मिले। कहता हूँ आपको जो मिले मौन प्रधानमंत्री ने सारा कोयला घोटाला देके एकदम चुप बैठे और असहाय रहे। क्यों? राहुल जी भी ने माने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन नहीं बैठे, कौन प्रधानमंत्री नहीं बैठे अच्छी तरीके से। पहले चीज परिवारवाद, अगर लोगों ने आपको चुना है ये बताइए कि दूसरा कौन सा नेता है जिसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं आप, नाम दीजिए। अभी सुजाता जी जरूरी क्या है कि समस्या का समाधान ढूंढे या ये ढूंढे क्या भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इम्पोर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी क्या है? या फिर हम इस पर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यही मुद्दा रख लेते हैं फिर कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? नहीं, अभी कौन होगा प्रधानमंत्री जो स्थिति संभाल सके, जो स्थिति को ठीक और कर आपको सके। वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति में प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे और किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? आपको वाकई में लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है? इनकी पार्टी में डिसिप्लिन होता है ये लोग कहते हैं, तो मैं डिसिप्लिन देखना चाहती हूँ, अनुशासन। बताइए प्रदीप भटनागर जी, अनुशासन दिखाना है आपको तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। पहले आप अपनी पार्टी का अनुशासन ठीक कीजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण लगे। आप हमारी छोड़ दीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठित है और वो एक परिवार की पार्टी नहीं है। मैं भी उसका एक अभिनव हूँ। पहली चीज सुनिए, देश के लोगों की जान बचाए, आज पार्टी है अभी तक उन्होंने नहीं ये बात कही कि जो रिपोर्टें दिखाई मीडिया ने वो सही के बारे में WHO नहीं बोल रहा है। जितनी दवाई चाइना सप्लाई प्रदीप भटनागर जी, अभी आप छोड़िए WHO को, मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या धार्मिक आयोजन और राजनीति के पॉलिटिकल जितने भी इवेंट हुए वो एक बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण फैलाने के पीछे, हाँ या ना? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए चुनाव की अगर बात करते हैं, निर्वाचन आयोग का काम था चुनाव कराने का और उसको डिसीजन को देखना क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि एक निष्पक्ष संस्थान है। पहली चीज देखिए, राज्य सरकार ने अगर ये काम किया है कुंभ के मेले का और ये मेलों का, तो उसको मापदंड को देख के उसको डिसीजन को लिया गया और कराया गया है। और ठीक है, धार्मिक अगर कार्यक्रम कराया गया, इस तरीके से नहीं कराया गया, भेड़ चाल में भर दिया गया है। अगर कोई भी कुंभ मेला भी हुआ है उसमें जाके निमंत्रण नहीं दिया कि जनता को निमंत्रण दिया गया हो। देखिए जब समय उत्तराखंड में एंट्री हो रही थी, बिना के RT-PCR के एंट्री नहीं हो रही, या फिर आप पे RT-PCR का आप पे होना चाहिए कागज कि हाँ मैंने आप मेरे पास सर्टिफिकेट है, ऐसे नहीं है। जब कोरोना काल जब बढ़ा तो सिंह रावत में आते तो ये सारे नियम चेंज कर दिए थे उन्होंने, तो ये RT-PCR और ये चेकिंग वैकिंग सारे नियम हटा दिए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो ये नियम लगाए थे, मैं मानती हूँ, जैसे तीरथ सिंह रावत को आपने मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने सारे नियम हटा दिए। तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन का ही है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया इसीलिए है क्योंकि वो नियम कायदे वो लेके आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े बड़े लाखों लोग इकट्ठे हुए, आप उसमें नहीं बोलेंगे, आप यानी कि टारगेट बनाते हिंदुओं को। आपको क्या मतलब है हिंदू धर्म लोगों को आपको टारगेट बनाने का? और अब वैक्सीन सेंटर में जाकर नहीं बोलोगे, लोगों को 2-3 घंटे इंतजार करा रहे जब कर्फ्यू लगा हुआ है, जब लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे तो है तीरथ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री बनाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, तो अव्यवस्थाओं का दौर खत्म नहीं हुआ है।
आत्मनिर्भर हम हो गए हैं, मगर क्या करें, आपके अपने लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और हमारे लिए स्थिति खराब है और लोगों का भरोसा उठ गया है इस सिस्टम से। इसलिए इस व्यवस्था को अगर ठीक करना है तो आपको कोई समझदारी से कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा, इनोवेटिव तरीके से। अहंकार में डूबकर कुछ नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। तो अहंकार में डूबे अच्छे हैं, आपको अहंकार नहीं है तो अब उसमें अच्छे रहिए। पहली चीज, आपको लगता है अहंकार में डूबे हम उसमें अच्छे हैं और अहंकार में काम कर रहे हैं, उसमें भी देश की सेवा, जनता की सेवा करेंगे। आपकी कोई मुझे स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपने कोई भी सफाई नहीं चाहिए। पहली चीज, आप बताइए 16 वर्ष, सुनिए श्रीमती सुनिए, आप बताइए 16 वर्ष जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, क्या करा मेडिकल के लिए, क्या करा लोगों की चिकित्सा सुविधा के लिए। इंदिरा गांधी इतने वर्ष प्रधानमंत्री रही, क्या करा उन्होंने देश के चिकित्सा के लिए। इतने वर्ष जवाहरलाल राजीव गांधी बैठे रहे, क्या करा उन्होंने दैनिक चीज के बारे में, क्या आपका स्वास्थ्य सेवा के बारे में करा। आप जिन डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, वही डॉक्टर हर्षवर्धन है जिसने दिल्ली सरकार में मंत्री होने के बाद भी, एक दिल्ली सरकार का मंत्री होने के बाद WHO का मेंबर, आज विश्व में पोलियो को लेके डॉक्टर हर्षवर्धन का पहले नाम लिया जाता है। लीजिए, आपके पास भी ऐसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं बना, देख लिया कि आपको दिल्ली सरकार के मंत्री मेंबर बनते हो, यही हो रहा है। आज भी सुनहरे अक्षरों में WHO का दीवार पे लिखा हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम, पोलियो मुक्त विश्व बनाने का। प्रधानमंत्री के मन की बात बताते रहे हैं, जब अवस्थाओं को ठीक नहीं कर पाए हैं। जिस देश में लोगों को ऑक्सीजन से मरना पड़ रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री दिसंबर के महीने में कह रहा था कि हवा में से ऑक्सीजन कैसे बनाया जाए, और वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आज की हवा में से ऑक्सीजन जहरीली कर दी गई है, लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तमाम न्यायालय सवाल उठा रहे हैं और आप उनका बचाव करते रहिए, मगर देश की जनता, दुनिया देख रही है। चलिए बोल लीजिए प्रदीप जी। अब आप भारतवर्ष के अंदर है और इसके जो कानून है बहुत सरल है। शुक्र है आप विदेश में अगर बैठ के किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बोलते तो अब तक आपकी जीप काट के ले जाते हैं। जिस बिल्कुल अभी दोनों मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा देते हैं। आगरा में वो इस समय बैठक कर रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगे हुए हैं कोरोना से लड़ने में, और इस समय वो अभी आगरा में हैं, वहां अधिकारियों के साथ उनकी बैठक चल रही है। ये जानकारी इस समय मिल रही है और लगातार मेहमान हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए कि आखिर किस वजह से हमारे देश में कोविड का संक्रमण फैला है। मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी की एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, सुजाता जी। और सर मैं आपको सीधे सीधे बोल रही हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि ये कोविड का संक्रमण आखिर हमारे देश में इतना तेजी से कैसे फैला। आप कह रहे हैं कुंभ की वजह से नहीं फैला, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम था करवाना, तो उस वजह से भी नहीं फैला, तो वजह क्या रही? बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं, दूसरी लहर के बारे में बताया कि जो दूसरी लहर आएगी और बहुत मजबूती जाएगी। देखिए, ये जिस चीजों की तैयारी में लगे रहे, चुनाव भी था। चुनाव ये नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही थी, चुनाव सारी पार्टियां लड़ रही थी और अपने अपने तरीके से लड़ रही थी। ठीक है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, आप बिल्कुल एलिगेशन हर चीज बोल सकते हैं, मगर आपको ये भी पूछना पड़ेगा। चलिए, मैंने सवाल किया था कि वजह क्या थी, आप फिर उस पर नहीं आए। सर आपने तब भी सफाई पेश कर दी कि चुनाव आयोग का काम था चुनाव करवाना। अभी हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मुझे मैं माफी चाहूंगी प्रदीप जी, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी। शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो WHO ने वजह मानी है कि धार्मिक आयोजन और विभिन्न पॉलिटिकल इवेंट के कारण भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। हालांकि अभी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इस टिप्पणी को सिरे से नकारती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निधि। इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे।
गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर